नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ पे संदीप में। दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर गणित की तैयारी के क्रम में हम लगातार आपको मॉडल पेपर उपलब्ध करा रहे हैं और इसी क्रम में हमने आपको मॉडल पेपर नंबर 11 उपलब्ध कराया था, जो कि 18 प्रश्नों का था। ऐसा मॉडल प्रश्न पत्र था जैसे कि पीएनपी आपसे चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हॉल में पूछती है। ठीक वैसा ही प्रश्न पत्र मैंने आपको प्रोवाइड कराया था और आपसे कहा था इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने पास नोट करके कहीं रखिए। इसको पूरे सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए और उन सभी के उत्तर अपने पास नोट करके रख लीजिए। तो दोस्तों, उसी मॉडल पेपर का अब हम सोल्यूशन वीडियो लेकर आए हैं। आप अपने आंसर्स इस मॉडल पेपर के सोल्यूशन वीडियो से मैच कर सकते हैं और अपने कितने आपके उत्तर आ रहे हैं वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से पता कर सकते हो। और जो भी प्रश्न आपको नहीं आया वो प्रश्न इस वीडियो से सीख भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न था, एक घन का आयतन आपके सामने दे रखा है। घन का आयतन 6859 घन सेंटीमीटर था, उसकी कोर ज्ञात करनी। देखो, कोर का मतलब वही है जैसे आयतन किन से मिलकर बनता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये तीन चीज़ों से मिलकर बनता है आयत और घन के मामले में। तो घन की तो सारी भुजाएं सेम होती हैं, चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो। ये जो कोर है वो भी एक तरीके से हम कह सकते हैं, या तो लंबाई को मान ले, या तो चौड़ाई को, या तो ऊंचाई को। तो जो कोर होगी वो भी एक तरीके से घन की भुजा ही है। तो यहाँ पर 6859 ये घन का आयतन दे रखा है। तो जो इसकी कोर होगी वो आप निकाल सकते हैं, जैसे आयतन निकालते हैं। तो घन का आयतन कैसा होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है, तो आयतन यहाँ पर दे रखा है तो हमें ए निकालना है, ए यानी भुजा निकालनी है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यूब बराबर 6859। अब ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 6859 का हमें क्या करना होगा, 6859 का हमें निकाल लेना होगा क्यूब रूट, यानी घनमूल निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसके दो जोड़े बना लिया, इसका ये एक जोड़ा बन गया आखिरी में, तो 859 है। ठीक है, तो ये बताइए किसके घन में, एक से लेकर 9 तक किसके घन में लास्ट में 9 आता है। 9 के घन में लास्ट में 9 आता है। जैसे 9 का जब घन करते तो आता है 729। ठीक है, 9 का घन करते हैं 729 आता है, तो यानी यहाँ पर लास्ट में 9 है। तो यानी इस पहले जोड़े से हमें मिल गया 9। ठीक, अब ये बचा 6। अब ये 6 जो है किन दो घनों के बीच में आता है, जैसे एक का घन होता है 1, ठीक है, और 2 का घन होता है 8। तो यानी ये 1 और 2 के बीच में आता है इसका घन। 6 संख्या 1 और 2 के घन के बीच में आता है। तो हमने बताया था आपको कि छोटा वाला लेते तो हम 1 ले लेते हैं, तो यानी यहाँ पर 19 आ जाएगा। यानी 19 का जो घन होता है वो होता है 6859, या फिर कह सकते हैं 6859 का घनमूल होता है 19। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो आपका निकल के आ गया 19। देखो, ये तो इतना टाइम लगा मुझे समझाने में, लेकिन जब आप करेंगे तो ये मान के चलिए मात्र 5 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे किसी संख्या का घनमूल निकाला जाए। अगर आपने घनमूल निकालने वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको भी आप जरूर देख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। यानी अगर पुत्र की आयु को हम x मानेंगे तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। पिता की आयु 32 वर्ष है, तो पुत्र की आयु निकालो। देखो, पिता की आयु जो है वो 4 गुना है, तो पुत्र की आयु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पिताजी की आयु है 32, इसमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, आएगा 8। तो पुत्र की आयु कितनी आ गई, 8 आ गई। तो यहाँ पर 8 वर्ष इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 है, चक्री चतुर्भुज ABCD में ए बराबर 85 है, एंगल सी आपको निकालना है। देखो, जब भी चक्री चतुर्भुज बनता है, ये आपका चक्री चतुर्भुज हो गया। ठीक, ये हो गया ए, ये बी और ये सी और ये डी। ये जो ए और सी होते हैं ये आमने सामने के कोण होते हैं, यानी सम्मुख कोण होते हैं। तो सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180। ठीक है, तो एंगल ए दे रखा है 85 प्लस एंगल सी बराबर 180। तो एंगल सी निकालना पड़ेगा। तो एंगल सी निकालने के लिए 85 को उस तरफ भेजेंगे,
180 माइनस 85 बराबर आ जाएगा 95। ठीक है, एंगल सी का मान कितना निकला? 95। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 95। अगला प्रश्न है, बेहद आसान प्रश्न है। 64p² बराबर 25। p का मान ज्ञात करना, तो p² बराबर 25/64 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लग जाएगा अंडर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, तो p की वैल्यू निकल के आ गई 5/8। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5 है, साइन थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान ज्ञात करो। देखो साइन की कितनी वैल्यू हो तो 1 आता है, साइन 90 बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। क्लियर हो गई बात? चलो अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0, इसमें हल करना है। तो ये कैसे हल होगा? यहाँ आप देख सकते हैं, x को हमें दो पार्ट में तोड़ना होगा। ठीक है, ये 6 है, यहाँ x² का गुणांक 1 है, तो 6 एकम 6 हो गया। अब हमें x को ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने या घटाने पर x ही आए। तो x को हमने 3x माइनस 2x में तोड़ लिया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? फिर यहाँ से हम कॉमन लेंगे, x² प्लस 3x में x कॉमन ले लेते हैं। तो x² से जब हमने x कॉमन लिया बचेगा x, 3x से जब हम x कॉमन लेंगे बचेगा 3। ठीक है, अब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, अब बचा हमारे पास केवल -2x माइनस 6। अब ये जो हमने कॉमन लिया x प्लस 3, इसी को उठाकर हम सीधा यहाँ रख देते हैं x प्लस 3। ठीक है, अब इसके बाद ऊपर देखेंगे, ऊपर है -2x, यहाँ हमने कॉमन लिया है x, तो जब -2x में x को काटेंगे तो बचेगा -2, यही -2 उठाकर हम यहाँ रख देते हैं। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ से हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, x -2 एक ब्रैकेट में, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब यहाँ पर हमें हल करना था, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो इन दोनों को अलग अलग हम 0 के बराबर रख देंगे। x -2 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0। अब ये -2 बराबर के उस तरफ जाएगा तो आएगा x बराबर 2, और ये +3 बराबर के उस तरफ जाएगा तो x की वैल्यू आ गई x बराबर -3। देखो यहाँ पर दो वैल्यूज निकल के आई, x बराबर 2 और x बराबर -3। अब देखो ऐसा कभी कभी होता है कि इसमें से आंसर कौन सा माने, तो हमेशा हम लोग आंसर किसको मानते हैं? पॉजिटिव वाले को। ये -3 वैल्यू निगेटिव में आई है और ये 2 पॉजिटिव में आया है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जब x की दो वैल्यूज निकलती हैं और इसी x की वैल्यूज को कहीं पर रख कर दूसरा आंसर निकालना होता है, ऐसी कंडीशन में हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पर, 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47 की मध्यिका ज्ञात करो। देखो कम आंकड़े हैं तो आसानी से मध्यिका निकल जाएगी। सबसे पहले यहाँ देख लो कितने आंकड़े हैं कुल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंकड़े यानी विषम आंकड़े हैं। तो विषम आंकड़े में आपको फार्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आप सीधा आंसर निकाल सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले तो इसे आरोही क्रम में लिख लो, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, ऐसे करके आप इसका क्रम सजा लो। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है? 23, तो सबसे पहले 23 को लिख दिया, फिर 25, फिर 30, फिर 32, फिर 42, फिर 47 और लास्ट में 57। ये आपका पूरा आरोही क्रम लिख दिया। ठीक है, तो आपके मालूम है कि 7 पद हैं यहाँ पर, यानी विषम पद हैं। तो यहाँ पर बीचों बीच की संख्या आप ले लीजिए, ये 3 इधर से काट दिया, ये 3 इधर से काट दिया, बीचों बीच में बचा 32, यही आपकी मध्यिका हो गई। आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं, तीनों पर शीर्ष आने की घटनाओं का समुच्चय लिखो। देखो जब 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो कुल मिलाकर घटनाएं बनती हैं 8। अब उन 8 घटनाओं में ऐसा कौन सा समुच्चय है, ऐसी कौन सी घटना है जिसमें तीनों पर शीर्ष आ रहा है? तो तीनों पर शीर्ष आने की घटना सिर्फ और सिर्फ एक होगी। क्लियर हो गई बात? तीनों पर एच 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 यानी हेड 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 आ रहा है, तीनों पर शीर्ष आने की घटना केवल एक है। देखो यहाँ पर समुच्चय सिर्फ पूछा है, इसीलिए हमने ये समुच्चय लिखा। अगर ये पूछ दिया जाता कि इसका संभावना लिखो या इसकी प्रायिकता लिखो तो वो आता 1/8।
क्योंकि ऐसी घटना सिर्फ एक बार हो सकती है और कुल घटनाएं होती हैं 8। तो ऊपर हम लिखते हैं अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम यानी तीनों शीर्ष आने की घटनाओं का परिणाम कितना है 1, और कुल परिणाम कितने होते हैं 8। तो संभावना बनती जाके वहां पर 1/8। लेकिन यहाँ पर सिर्फ समुच्चय पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर समुच्चय लिख देंगे HHH, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9 है, समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, समलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। सिर्फ फार्मूला लगाओ, आंसर खत्म। देखो समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 इंटू एच, ब्रैकेट के अंदर b1 प्लस b2। b1 है पहली भुजा, b2 है दूसरी भुजा। ठीक है, बी दोनों से डिनोट कर रहे हैं, इसीलिए b1 लगाया गया, b2 लगाया गया। 1 का मतलब पहली भुजा, 2 का मतलब दूसरी भुजा। तो b1 यानी पहली भुजा 15 है और b2 8 है, ऊंचाई 12 है। तो जब इसको काटेंगे 2 से 12 को काटेंगे तो 6 आ जाएगा। 15 और 8 होता है 23, तो 6 इंटू 23 बराबर 138 वर्ग मीटर। बिल्कुल आसानी से ये आपका आंसर निकल आया। अगर आपको कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो किसी भी प्रश्न में, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है 8.9 सेंटीमीटर लंबे और 5.4 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार तार के टुकड़े से नई आकृति वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो कोई आपका आयताकार है तो 8.9 मीटर लंबा है और 5.4 मीटर चौड़ा है। अब इसी आयताकार से हमने बना दिया वृत्त। ठीक है, अब आपको बताना है इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी। देखो यहाँ से ध्यान से देखने की जरूरत है। अब ये आपका वृत्ताकार आयताकार है। अब आयताकार को खोलकर वृत्ताकार बना दिया गया, यानी इसका परिमाप और इसका परिमाप दोनों का परिमाप सेम होगा। परिमाप क्या होता है, केवल आउटर सरफेस को नाप लिया जाता है, यही परिमाप होता है। इसके भी आउटर सरफेस को नाप लिया जाता है, यही परिमाप यानी परिधि बन जाता है। यानी आयताकार परिमाप और वृत्त की परिधि दोनों बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनकी जो माप है वो तो वही है। तो आयताकार परिमाप और वृत्त की परिधि बराबर कर दी गई। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं आयत का परिमाप होता है 2, ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी, वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है, अब यहाँ पर l आपका दे रखा था 8.9, b दे रखा है 5.4, 2 ये रख दिया, पाई की वैल्यू 22/7, r हमें निकालना है, यही शायद क्वेश्चन में है। ये देखिए वृत्त की त्रिज्या ही हमें निकालनी है, तो इसी से हम r निकाल सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 8.9 प्लस 5.4 अगर जोड़ेंगे तो आएगा 14.3, और ये 42 दूना 44/7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 44/7 है बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो 44 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, 7 यहाँ डिवाइड में है तो ये देखिए मल्टीप्लाई में आ गया। अब 2 गुणे 14.3 गुणे 7/44, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, यानी त्रिज्या आपकी निकल के आ गई 4.55 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत ये है कि जो आयताकार तार है उसका परिमाप और वृत्त की परिधि दोनों सेम होंगी। ठीक है, क्योंकि माप तो बदल नहीं रही है, माप उतनी ही है, केवल उसकी आकृति को चेंज किया गया है। पहले आयताकार था, उसके बाद ये बना दिया गया आपका वृत्ताकार। तो आपकी परिधि और परिमाप ये दोनों सेम हो जाएगा, इसी से आपकी त्रिज्या निकल आएगी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है एक वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का 100 गुना है, उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात करो। देखो परिधि का अनुपात जो होता है वो त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। अगर आपने त्रिज्याओं के अनुपात निकाल लिया तो ये मान के चलिए वही परिधियों का अनुपात होता है। तो यहाँ पर हम अगर परिधि का अनुपात निकला है तो बेस्ट है, अगर त्रिज्या का अनुपात निकला है तो उसी को हम परिधि का अनुपात मान लेते हैं। देखो यहाँ पर क्षेत्रफल का एक तरीके से कह सकते हैं अनुपात दे रखा है, या कह सकते हैं गुना करके दे रखा है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 100 गुणे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि जो दूसरा वृत्त है, जो पहला वृत्त है वो दूसरे वृत्त का 100 गुना है। तो यहाँ पर आपके सामने दे रखा है, आप देख सकते
ये आपके सामने है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 100 गुणे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल लग लेते हैं पाई आर स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर ही होता है, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर ही रखा गया। केवल ये पहले वृत्त का क्षेत्रफल तो R1 रख दिया है, और ये दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल है तो R2 रख दिया है। अब बाकी आपको सॉल्व करना है। R1 और R2 का अनुपात निकाल लीजिए, वही परिधि का अनुपात होगा। तो यहाँ पर देखिए ये पाई R1 स्क्वायर और ये पाई R2 स्क्वायर, इस पाई R2 स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो पाई R1 स्क्वायर बटे पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, और ये 100 यहाँ है, इसके नीचे 1 मान लेंगे क्योंकि हमें अनुपात चाहिए। तो 100 बटे 1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अनुपात चाहिए, और अनुपात के लिए कुछ ना कुछ नीचे होना चाहिए। जब कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर जब पाई पाई कट जाएगा तो बचेगा R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर, और इसके बाद जब दोनों का स्क्वायर हटाकर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 100/1। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10 होता है, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो हम कह सकते हैं R1 और R2 का जो अनुपात निकल के आया वो 10:1 निकल के आया। जब त्रिज्याओं का अनुपात हमें पता चल गया तो जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही परिधि का अनुपात होता है। तो हम कह सकते हैं परिधियों का अनुपात कितना होगा? 10:1। यहाँ पर हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि परिधियों का अनुपात त्रिज्याओं के अनुपात के समान होता है। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं अगला क्या प्रश्न है। अब यहाँ से शुरुआत होती है लघुत्तरीय प्रश्नों की। पहला यानी लघुत्तरीय प्रश्न का 12वां प्रश्न है। 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा? तो यहाँ पर खर्चा निकालने से पहले हमें इसका आयतन पता होना चाहिए। जब आयतन पता होगा तभी हम खर्चा निकाल सकते हैं। तो ये मान के चलते हैं कि जो कुआं है जब खोदा गया तो उसमें ऊंचाई है और उसका व्यास दे रखा है। तो ये जो कुआं खोदा गया ये बेलनाकार आकृति का होगा, ये तो आप खुद ही समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको क्या दे रखा है? 3 मीटर व्यास दे रखा है और 14 मीटर गहरा कुआं दे रखा है। 3 मीटर व्यास है तो इसका मतलब हमें त्रिज्या चाहिए होती है आयतन निकालने के लिए। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास का आधा होता है तो 3/2 मीटर। ठीक है, व्यास 3 मीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 3/2 मीटर। गहराई आपको दे रखी है 14 मीटर। अब इसको आयतन के फार्मूले में रख देंगे पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका 3/2 है तो 3/2 इंटू 3/2, एच यानी ऊंचाई यानी गहराई 14 दे रखी। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 2 से 2 कट गया और 2 से 22 कटेगा तो आएगा 11। 11 गुणे 3 गुणे 3 तो ये आएगा 99 घन मीटर। अब आयतन आपका निकल आया 99 घन मीटर। हमें कुआं खोदने का व्यय चाहिए 30 रुपये प्रति घन मीटर है। तो हमारा आयतन है 99 घन मीटर, तो व्यय कितना आएगा? कुआं खोदने का व्यय 1 घन मीटर का लग रहा है 30 रुपया, तो 99 घन मीटर का कितना लगेगा? 2970 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13। 28 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, चित्र में दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो एक वृत्त है वो वर्ग के अंदर है, और ऐसे है कि वर्ग की चारों भुजाएं वृत्त की परिधि को टच कर रही हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि जो वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर होगा, यानी ये जो चीज़ है ये इसके बराबर होगी। ठीक है, आप ये चीज़ समझ गए, इसका मतलब व्यास आपको पता चल गया। व्यास कितना होगा? वर्ग की भुजा के बराबर होगा, यानी व्यास जो होगा वो 28 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब व्यास 28 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 28/2 यानी 14, क्योंकि जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है ना, यही तो होता है। जैसे मान लेते हैं ये आपका व्यास है और जो त्रिज्या होती है वो केवल सेंटर से परिधि तक होती है। ये चीज़ तो समझ गए। तो त्रिज्या आधी हो गई, 14 सेंटीमीटर निकल के आ गई। अब वृत्त का क्षेत्रफल ही तो हमें निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा दो पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22 और आर की वैल्यू 14 निकली, तो 14 गुणे 14 कर दिया, क्योंकि आर स्क्वायर है 2 बार गुणा करना पड़ेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया? 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये सब तो आपको आता है। वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ गया 616 वर्ग सेंटीमीटर।
दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपने सही किया है तो नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 14 है, x की पावर 4 माइनस 13x² प्लस 36 बराबर 0। यहाँ पर क्या करना है? ये 36 लेना है और x की पावर 4 का कोई गुणांक हो वो ले लो। x की पावर 4 का कोई गुणांक नहीं यानी 1 मान लेते तो 36 इंटू 1 बराबर 36। अब 13 को हमें ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करने पर 36 आए, जोड़ने या घटाने पर 13 आ जाए। तो 36 को जब हमने गुणनखंड किया तो मिला हमें 9 और 4, 9 चौको होता है 36 और 9 और 4 को जोड़ने पर आता है 13। तो यहाँ पर -13 है तो हमें -13 के हिसाब से तोड़ना होगा। -9x² माइनस 4x², इन दो भागों में हमने इसको तोड़ लिया। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें इन दोनों का कॉमन लेना होगा। इन दोनों में कॉमन क्या मिल सकता है? x² कॉमन मिल सकता है। तो x की पावर 4 में जब हम x² कॉमन लेंगे बचेगा x², -9x² में हम x² कॉमन लेंगे बचेगा -9। ठीक है, अब इसी x² 9 को हम उठाकर यहाँ रख देते हैं। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं x² है, यहाँ है -4x², तो x² इसमें से काट देते हैं बचेगा -4, तो यही हमने -4 यहाँ रख दिया। अब यहाँ से हम उठा लेते हैं x² -4 एक ब्रैकेट में, x² -9 एक ब्रैकेट में। अब बराबर 0 लगा है तो इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो x² -4 बराबर 0, x² -9 बराबर 0। ये 4 बराबर के उस तरफ जाएगा तो x² बराबर 4 हो जाएगा। और x का जब स्क्वायर हटाएंगे तो 4 के ऊपर लग जाएगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट लग जाएगा तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? तो x बराबर कितना आ गया? 2। इसी तरह यहाँ करेंगे, -9 को उस तरफ भेजेंगे +9 हो जाएगा, और x² का जब स्क्वायर हटाएंगे तो 9 के ऊपर लग जाएगा स्क्वायर रूट, ये लग गया स्क्वायर रूट। अब 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर दो वैल्यू निकली x की, 2 और 3। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। 2 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन 100% आना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, एक बॉक्स की गोली, कांच की गोलियाँ 42,875 गोलियाँ घन के रूप में रखी थी। अब बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें होंगी? तो तहें आपको बतानी है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे घन के रूप में रखी हुई हैं, तो घन में क्या होता है? एक लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई हो गई। तो एक तरीके से जैसे आप कपड़े सजा के रखते हैं, कोई तरीके से मान लीजिए कपड़े सजा, तो एक कपड़ा रखा गया तो वो उसकी एक तह हो गई, उसके ऊपर दूसरा कपड़ा रखा गया तो वो दूसरी तह हो गई। इसी तरह हम कह सकते हैं जो तह होती है वो एक तरीके से घन की भुजा होती है। तो यहाँ पर आपको 42,875 गोलियाँ घन के रूप में रखी गई हैं, यानी ये जो गोलियों की संख्या दे रखी है एक तरीके से ये आयतन होती है, घन का आयतन है। तो हमें घन की भुजा निकालनी, यानी आयतन बराबर a³ होता है। तो जब हमें a की वैल्यू पता करनी है यानी तह पता करनी है, यानी हमें भुजा पता करनी है, तो क्या करना होगा? 42,875 का क्यूब रूट निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब 42,875 का जब आप क्यूब रूट निकालेंगे, देखिए इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 875 और 42। 875 के आखिरी में 5 है, तो आपको ये मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ 5 के ही घन में आखिरी में 5 आता है। 5 का घन जब करते हैं तो कितना आता है आपको मालूम होगा? 625। ठीक है, सॉरी 5 का जब घन करेंगे तो आएगा 125। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? जब 5 का घन किया हमने 125 आया तो इसमें 5 ही तो होता है, तो इसका ये मतलब है कि 875 से हमें कितना मिल गया? 5। 875 का एक तरीके से हम कह सकते हैं हमने इससे घनमूल निकाला है 5। अब बचा आपके पास कितना? अब बचा आपके पास 42। अब 42 देखिए, 3 का जो होता है घन 27, 4 का घन होता है 64, यानी जो 42 है वो 27 और 64 के बीच में आ रही है, यानी हमें 3 और 4 के बीच में आ रहा है 42 का घनमूल। तो हमें हमेशा छोटी वाली संख्या लेनी होती है, तो हम छोटी वाली लेंगे 3, तो आपका 42,875 का जो घनमूल निकल के आ गया 35। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। देखो बारी बारी से मैं बताता भी रहता हूँ कैसे इसको निकालना है, इससे संबंधित मैंने पूरा एक वीडियो बनाया, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको भी जरूर देखेंगे। प्रश्न संख्या 16 यहाँ पर है, एक शंकु की ऊंचाई 56 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 2 मीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात करो। बेहद आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है और यहाँ पर मीटर में दे रखा है, बाकी सब कुछ आसान है। तो व्यास दे रखा है 2 मीटर, तो त्रिज्या हमारी हो जाएगी 1 मीटर, क्योंकि आधी होती है, 2/2 बराबर 1।
अब या तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें या तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो चलो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं त्रिज्या को। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो हर जगह हम त्रिज्या को 100 सेंटीमीटर यूज करेंगे। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए आप, आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा। 1/3 ये रखा, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी आर था 100 सेंटीमीटर, तो 100 गुणे 100 कर दिया, एच आपका 56। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आप पूरा जब सॉल्व करेंगे तो आपके सामने शंकु का आयतन ये निकल के आ जाएगा 5,86,666.66 घन सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई है। थोड़ा ये ध्यान देने की ज़रूरत है, हर क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं इकाई जो इनकी माप की इकाई है वो अलग अलग तो नहीं है। अगर अलग अलग है तो सबसे पहले उसे सेम कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। प्रश्न संख्या 17 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आते हैं, मध्यिका या बहुलक। बहुलक तो आसान होता है, मध्यिका थोड़ा टिपिकल होता है, तो वो भी आप आसानी से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको आ भी जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको आप देख लो मध्यिका कैसे निकाली गई है। पद दे रखे हैं, बारंबारता दे रखी है, तीसरा कॉलम अपने आप से आपको बढ़ाना है संचयी बारंबारता का। तो ये आपने यहाँ पर पद लिखा 12 और बारंबारता इसकी लिख दी 5। इसी तरह सबके लिख दिए। अब संचयी बारंबारता का कॉलम बनाने के लिए इसी 5 को उठाकर हम यहाँ रखते हैं। फिर 5 में 8 को जोड़ते हैं, आता है 13। 13 में 3 को जोड़ते हैं, आता है 16। 16 में 4 जोड़ा आया 20। 20 में 8 जोड़ा आया 28। क्लियर हो गई बात। 28 यहाँ पर आ गया। 28 जो लास्ट में आता है संचयी बारंबारता में वही पदों की संख्या होती है। अगर आपको नहीं यकीन है तो इन सभी को जोड़ लीजिए, आपको पदों की संख्या निकल आई। अब पद की संख्या हो गई 28 और हम ये पता लगाते हैं सम है कि विषम। सम है तो हम सम वाला फार्मूला लगाएंगे। सम वाला फार्मूला आपके सामने है, मध्यिका बराबर 1/2 ब्रैकेट के अंदर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। n कितना है 28, तो 28/2वां पद, 28/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, तो 28/2 होगा 14वां पद और 28/2 प्लस 1 यानी 14 प्लस 1 बराबर 15वां पद। ये हो गया 15वां पद। अब 14वां पद और 15वां पद निकालेंगे कैसे? यहाँ आएंगे संचयी बारंबारता वाले कॉलम में 14 और 15वां पद चाहिए, तो हमें 14 से जस्ट बड़ी संख्या देखनी। तो 14 से जस्ट बड़ी संख्या है 16। 16 का पद कितना है 16, तो हम यहाँ 14वें पद की जगह लिख देंगे 16। इसके बाद हम आएंगे 15वां पद देखने। 15वां पद देखने के लिए 15 से जस्ट बड़ी संख्या देखिए वो है 16 और 16 का पद कितना है 16, तो यानी 15वां पद और 14वां पद दोनों 16 16 है, तो 16 प्लस 16 बराबर 32 हो जाएगा। 1/2 इंटू 32 होगा 16। तो मध्यिका यहाँ कितनी निकल के आ गई? वो आपकी निकल के आ गई 16। अब इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। यहाँ पर आप चाहे इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। चलो अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। cosec 60 इंटू cos 30 अपॉन साइन 30 डिवाइड बाय cos 0 का मान ज्ञात करो। तो cosec 60 की वैल्यू रखो, cos 30 की वैल्यू रखो, sin 30 की वैल्यू रखो, cos 0 की वैल्यू रखो और सॉल्व कर दो। देखो cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3 2 2 कट गया, ऊपर बचा हुआ है। इसके बाद 1/2 डिवाइड बाय 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका 2 निकल के आ गई। अब यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। अब यहाँ पर आपके लिए जो प्रश्न है -5x - 7y बराबर 2, 3.4x - 4.4y बराबर 15.4। यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम भी जान सकें कि आप कुछ अभी तक सॉल्व करना आया है या नहीं। उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्नों को आपने आंसर्स अपने मैच कर लिए होंगे, और इसमें अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगता है तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और आपके इस मॉडल पेपर में कितने आंसर सही हैं, कितने नंबर इस मॉडल पेपर के सॉल्यूशन वीडियो के हिसाब से आ रहे हैं, ये हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।